डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री यूँ देखा जाए तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, उसी के समानार्थी मान सकते हैं हम। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम वहाँ पर गणितीय रूप से उसकी व्याख्या करते हैं, तो यहाँ हम केमिस्ट्री में उसकी हम संरचनात्मक रूप से उसकी हम व्याख्या करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मूल रूप से पदार्थ की तीन मुख्य अवस्थाएं पाई जाती हैं प्रकृति में: ठोस, द्रव एवं गैस अवस्था। तो उनमें से जो ठोस अवस्था है उसको हम रसायन की दृष्टि से किस प्रकार से अध्ययन करें, उसका अध्ययन हम यहाँ पर आज करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम मन में यही सवाल आता है कि ठोस क्या होता है। तो हम सभी सामान्य ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं वो सभी जानते हैं कि किसी भी ठोस की एक निश्चित आकार होता है, उसका निश्चित आयतन होता है, और वो हाईली इनकम्प्रेसिबल यानी कि बहुत ही मुश्किल से उसे हम कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। रिजिड यानी कि दृढ़ होता है, और उसके जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं यानी कि जो अवयवी कण हैं वो एक दूसरे के साथ में बहुत ही मजबूत अंतर आणविक आकर्षण बलों द्वारा बंधे हुए रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जिसकी वजह से किसी ठोस अवस्था का निर्माण होता है यह है कि वो उनके जो अवयवी कण हैं वो हमेशा ही एक निश्चित स्थान पर फिक्स रहते हैं। ठोसों को मुख्य रूप से दो प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है, जो कि उनके उनमें उपस्थित परमाणुविक उनकी व्यवस्था, उनकी बंधन ऊर्जा, उनके भौतिक और उनके रासायनिक गुणों पर निर्भर करती है। दो प्रमुख हैं, क्रिस्टलीय अवस्था और उनकी दूसरी अवस्था कहलाती है अक्रिस्टलीय अवस्था। क्रिस्टलीय सॉलिड क्या होते हैं? क्रिस्टलीय सॉलिड वे अवयवी या यूं कहें कि वे ठोस कण जिनमें कि उनके बिल्डिंग कंस्टिट्यूंट्स जो होते हैं वे आपस में एक निश्चित व्यवस्था के अंदर त्रिविमीय जाल के रूप में एक निश्चित स्थान पर बंधे हुए रहते हैं, और जिसके द्वारा कि किसी एक क्रिस्टलीय जालक का निर्माण होता है। और इसीलिए एक क्रिस्टलीय जालक एक वास्तव में क्या है, एक ठोस आकार है जिसका कि निश्चित ज्यामितीय आकार होती है, और वो सतही यानी कि फ्लैट सरफेस के द्वारा और नुकीले किनारों द्वारा बंधा हुआ रहता है। इनकम्प्रेसिबल तो होता ही है, साथ ही ऑर्डरली अरेंज्ड यूनिट उसके अंदर होती है, यानी कि एक निश्चित व्यवस्था वहाँ पर इकाइयों की होती है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि किसी भी क्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक होता है वो एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट के रूप में होता है, यानी कि एक निश्चित बिंदु होता है। जैसे कि हमें पता है कि बर्फ़ क्रिस्टलीय अवस्था में रहती है तो उसका जो गलनांक है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एनाइसोट्रॉपी अर्थात यह है कि यदि हम क्रिस्टलीय संरचना में अलग अलग दिशाओं में यदि हम चाहते हैं तो वे भौतिक गुण जो कि दिशाओं पर निर्भर करते हैं वो इन क्रिस्टलीय पदार्थों के अंदर अलग अलग प्राप्त होते हैं। अर्थात अलग अलग दिशाओं में एक ही भौतिक गुण के अलग अलग मान प्राप्त होते हैं। इसे हम एनाइसोट्रॉपी कहते हैं, और ये क्रिस्टलीय अवस्थाओं का प्रमुख गुण है। इसका मुख्य कारण यह है कि क्रिस्टलीय संरचनाओं में जब हम अलग अलग दिशाओं में जाते हैं तो अवयवी कण हैं उनकी व्यवस्थाएं तीनों दिशाओं में अलग अलग प्रकार से व्यवस्थित होती है। उसी कारण से जो भौतिक गुण है वो भी अलग अलग हमें नज़र आते हैं। डेफिनेट जियोमेट्री है ही, और इसी के कारण से उसकी क्रिस्टलीय संरचना होती है। एक्सरे डिफ्रैक्शन देते हैं जिसके आधार पर ही हम इनके संरचनाओं का अध्ययन कर पाते हैं। सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड इत्यादि इनके मुख्य उदाहरण हैं। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस यानी कि एमोर्फस, जो कि ग्रीक शब्द ओमोर्फे से व्युत्पत्ति उसकी मानी गई है, जिसका मतलब होता है शेपलेस यानी कि आकार विहीन। कोई उसका रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है एटम्स का और मॉलिक्यूल्स का। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहलाते हैं या सुपर केल्ड लिक्विड्स कहलाते हैं। शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, यानी कि हमें ये पता नहीं पड़ेगा कि कब ठोस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गई है। आइसोट्रोपिक, इसका मतलब यह है कि जब हम यदि इनके आंतरिक संरचना में जाएं तो हमें अलग अलग दिशाओं में प्राप्त एक भौतिक गुण के मान जो है वो समान प्राप्त होते हैं। इसीलिए अक्रिस्टलीय पदार्थ आइसोट्रोपी का गुण दर्शाते हैं। कोई ज्यामितीय इनकी शेप निश्चित नहीं होती है, एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं देंगे,
मुख्य उदाहरण में कांच है, रबर है, प्लास्टिक्स है, ये सब एमोर्फस सॉलिड्स में आते हैं। तो ये जो क्रिस्टलीय सॉलिड्स हैं यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, इनकी संरचना का अध्ययन हम कैसे करें, इनकी संरचना क्या होती है। तो व्हाट इज क्रिस्टल? तो क्रिस्टल इज ए 3D यानी कि 3 डायमेंशनली ट्रांसलेशनली, अर्थात क्रमागत रूप से, हम स्थानांतरीय रूप से बात करेंगे, ट्रांसलेशनली पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, क्रमागत व्यवस्था है परमाणुओं की इन स्पेस, इज कॉल्ड ए क्रिस्टल। यानी कि महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पर? पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ये क्रिस्टल है। तो जाल क्या है, लेटिस क्या है? लेटिस वही है 3D ट्रांसलेशनली पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, यानी कि ये पॉइंट्स है, यानी कि स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में ये बिंदु है जो मिलकर के एक निश्चित व्यवस्था बनाते हैं, जो कि जाल का निर्माण करते हैं। और उन जालों पर यदि हमारे जो अवयवी कण हैं, चाहे वो परमाणु हो सकते हैं या कोई परमाणुओं का समूह हो सकता है, वो यदि व्यवस्थित होता है तो वो दोनों मिलकर के क्रिस्टल स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, जैसे कि अगली स्लाइड में आपको दिखेगा। यानी कि क्रिस्टल क्या है? पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है। तो लेटिस क्या है? पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स है। इसका मतलब दोनों में रिलेशन क्या है? यानी कि दोनों का रिलेशन ये है कि जो क्रिस्टल का निर्माण होता है वो किसी लेटिस और उसके साथ जुड़े हुए मोटिफ यानी कि बेसिस यानी कि वो यूनिट, वो इकाई जो कि उस लेटिस पॉइंट को कवर करती है। मोटिफ या बेसिस क्या कहलाता है? या तो परमाणु हो सकता है या परमाणुओं का वो समूह होता है जो कि उस लेटिस पॉइंट को लोटिस पॉइंट से व्यवस्थित होगा या उससे एसोसिएटेड होगा। जैसे कि अगले चित्र में आपको यहाँ पर दिखेगा कि ये यदि एक बेसिस है यानी कि एक मोटिफ है और ये हमारे लेटिस पॉइंट्स है, तो इन लेटिस पॉइंट्स पर यदि ये बेसिस यानी कि ये परमाणु यदि व्यवस्थित हो जाए तो हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिल जाएगी। या ये परमाणु का समूह है तो ये इन जब लेटिस पॉइंट्स पर जब ये व्यवस्थित होंगे तो उनकी क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर इस प्रकार से व्यवस्थित होगी। अर्थात किसी भी क्रिस्टल का निर्माण जो है वो उसके लेटिस और उसके बेसिस या मोटिव से मिलकर के बना होता है। यानी कि क्रिस्टल लेटिस प्लस बेसिस। लेटिस का मतलब हाउ टू रिपीट, कि किस प्रकार से व्यवस्था को दोहराना है, और मोटिव का मतलब क्या दोहराना है। यानी कि लेटिस तो जाल को निर्धारण करेगा जगहों का, कि कौन कौन सी जगह पर ये जो अवयव हैं, मोटिव है, ये आने हैं, यानी कि क्या रिपीट होना है। यूनिट सेल, इकाई कोशिका। जब ट्रांसलेशनल पीरियोडिसिटी कंप्लीटली चलती चली जाती है तो यूनिट सेल का निर्माण होता है। यानी कि वन कैन सेलेक्ट ए स्मॉल वॉल्यूम, यानी कि हम चयन कर सकते हैं स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल विच बाय पीरियोडिक रिपीटेशन, जिनके की बार बार यानी कि पुनरावृत्तिक क्रमागत पुनरावृत्ति होने से एक क्रिस्टल का निर्माण होता है जो आपस में ओवरलैप नहीं होने चाहिए और कोई गैप नहीं रहना चाहिए। अर्थात एक इकाई कोशिका का दूसरे इकाई कोशिका पर ढकी हुई नहीं हो और कोई गैप बीच में नहीं हो, तो उनके पीरियोडिक रिपीटेशन होने से किसी क्रिस्टल का पूरा निर्माण होता है। इसे हम इकाई कोशिका कह सकते हैं। अर्थात इसे हम यहाँ हमने और व्यवस्थित ढंग से डिफाइन किया है कि द स्मॉलेस्ट geometrical portion of the crystal when repeated in 3 dimension would generate the complete crystal. Each unit cell in turn must be constituted of atoms, यानी कि जो इकाई कोशिका है वो निश्चित रूप से ही परमाणुओं या अणुओं या आयंस, जो भी अवयव उसके अंदर मौजूद हों, उनसे व्यवस्थित होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर एक क्रिस्टल लेटिस पूरा दिखा रखा है, ये अवयव हैं, ये परमाणु भी हो सकते हैं तो परमाणुओं के समूह भी हो सकते हैं। तो ये जो आपको कलर्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर, ये अपने आप में एक इकाई कोशिका है, जिसे हम यहाँ पर और अलग करके यहाँ पर हमने यहाँ पर दिखा रखा है। किसी भी लेटिस के अंदर जो इकाई कोशिका है वो यूनिक नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर यदि ये एक इकाई कोशिका है तो ये भी एक इकाई कोशिका है, क्योंकि इन्हीं इकाई कोशिकाओं के बार बार आप यदि इसको यहाँ से यहाँ पर ऐसे ऐसे जोड़ दोगे तो इसके रिपीटेशन होने से भी क्रिस्टल का निर्माण हो जाएगा और इनके इनके रिपीटेशन होने से भी क्रिस्टल का निर्माण हो जाएगा। वे इकाई कोशिकाएं जिनमें कि उनके बंधे हुए स्थानों पर अवयवी कण उपस्थित हो, वे प्रिमिटिव सेल कहलाती है। जबकि वे इकाई कोशिकाएं
जिनके बंधे हुए स्थान के साथ साथ उनमें कोई अतिरिक्त अवयवी यदि मौजूद हो तो वे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाती हैं। यूनिट सेल की शेप कभी भी पूरे लैटिस स्ट्रक्चर के क्लासिफिकेशन का बेसिस नहीं हो सकती है, यह महत्वपूर्ण है। यदि हम यूनिट सेल को 2 डायमेंशनल व्यू में देखना चाहें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 2 डायमेंशनल व्यू में 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल कंटिन्यूसली अरेंजमेंट्स हैं, तो ये 2 डायमेंशनल व्यू है और 2D क्रिस्टल बन गया। इसी प्रकार से यदि ये है तो ये भी हो सकता है। द चॉइस ऑफ यूनिट सेल इज नॉट यूनिक, यानी कि यूनिट सेल कोई भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, क्योंकि यदि इसी के क्रमागत बढ़ते चले जाएंगे तो बन जाएगा, इसी के क्रमागत चलते चले जाएंगे तो 2D क्रिस्टल बन जाएगा, यानी कि रिपीटेशन रिप्रोड्यूसेस द होल क्रिस्टल। जैसे सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड यहाँ दोनों का आकार जरूर एक साथ बताया गया है, परंतु ये सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को बताने के लिए एक वो चित्र यहाँ पर दिया गया है। चॉइस ऑफ ओरिजिन इज आर्बिट्रेरी, इसका मतलब हम किसी भी क्रिस्टल में इकाई कोशिका के जो उद्भव पॉइंट बिंदु है, ओरिजिन यानी कि उद्भव बिंदु, वो कोई भी परमाणु से लेते हुए मान सकते हैं। यदि हमने यहाँ से लेते हुए माना तो हमने यहाँ से यहाँ पर इनको व्यवस्थित कर दिया। यदि मैं यहाँ से लेके मानूं तो मैं यहाँ से लेकर के इनको यदि जोड़ूं तो ये एक इकाई कोशिका बन जाएगी। लेकिन यूनिट सेल की जो साइज है वो हमेशा ही उस पूरे क्रिस्टल में एक जैसी और एक समान होनी चाहिए। ये भी अपने आप में पूरी की पूरी एक इकाई कोशिका मान सकते हैं। यदि पूरा क्रिस्टल का जाल चारों तरफ फैल रहा है तो ये एक इकाई कोशिका हो गई अपने आप में। ये भी हो सकती है एक इकाई कोशिका, परंतु एक इकाई कोशिका वो नहीं हो सकती जिनमें कि हम एम्प्टी स्पेस यानी कि खाली स्थान को लेकर के चल रहे हैं। अतः इकाई कोशिका निश्चित रूप से वही होगी जहां पर हम परमाणुओं को लेकर के कोई व्यवस्था का निर्धारण कर रहे हों। यूनिट सेल्स इन 3D, यदि यही इकाई कोशिकाएं तीनों दिशाओं में बढ़ती चली गई, इधर बढ़ गई, इधर बढ़ गई और इधर बढ़ गई, तो ये 3 दिशाओं में 3 डायमेंशनल इकाई कोशिकाओं ने मिलकर के क्रिस्टल का निर्माण कर लिया। इस प्रकार से जैसे ये परमाणु हैं तीनों अलग अलग, इन परमाणुओं ने अपनी एक व्यवस्था बनाई। जैसे ये H2O ही मान के चल रहे हम, HHO। अब HHO ने यदि इस प्रकार से किसी क्यूब के 8 कॉर्नर को अपने आप में व्यवस्थित कर लिया और इन कोनों को यदि हम बांध लें तो एक ही इकाई कोशिका का निर्माण हो गया। अब ये सभी इकाई कोशिकाएं इस प्रकार से कलेक्टिवली यदि आपस में रिपीटेशन करती चली जाएंगी तो ये क्रिस्टल का निर्माण हो गया। यहाँ पर कुछ मुख्य 3 डायमेंशनली यूनिट सेल्स दे रखी हैं, ये हम जानते हैं। ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, और ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है। तो यूनिट सेल को यदि हमने डिफाइन करना हो तो वो डिटरमाइन की जाती है उसके 6 पैरामीटर्स यानी कि 6 कांस्टेंट्स के द्वारा, जो ए बी सी यानी कि उसके ओरिजिन से ए बी और सी लेंथ है जहां पर कि अगला अवयवी कण कितनी दूरी पर स्थित होता है, अर्थात ए बी और सी दिशाओं में अगला अवयवी कण कहाँ स्थित होता है, ये ए बी सी विमाओं द्वारा निर्धारित होता है। इसी प्रकार से अल्फा बीटा गामा, अर्थात ए के सामने वाला कोण अल्फा, बी के सामने वाला कोण बीटा और सी के सामने वाला कोण गामा, इन कोणों के द्वारा इनकी आकृति का निर्धारण होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ओनली 1/8 ऑफ ईच लेटिस पॉइंट, यानी कि ये जो लेटिस पॉइंट्स हैं ये लेटिस पॉइंट्स हैं। अब यहाँ 8 पॉइंट तो नजर आ रहे हैं लेकिन केवल इसका 1/8 यानी कि इस पूरे सेल का केवल एक पॉइंट ही इस यूनिट सेल को पूरे क्रिस्टल में रिकॉग्नाइज करता है या उसके लिए असाइंड है। सॉलिड स्टेट के अंदर कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स यहाँ पर हमें जाननी आवश्यक है, जैसे कि क्रिस्टल, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक क्रिस्टल क्या होता है, मे बी डिफाइंड एज द नेचुरल सॉलिड बॉडी बाउंडेड बाय स्मूथ एंड प्लेन सरफेस अरेंज्ड इन एन ऑर्डरली, यानी कि नियमित
यानी कि जियोमेट्री के पैटर्न से, विच इज एन आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ एन रेगुलर इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर। महत्वपूर्ण क्या है, विच इज एन आउटवर्ड एक्सप्रेशन, यानी कि क्रिस्टल की जो बाहरी ज्यामिति है या जो बाहरी शेप है उसकी, वो शेप वास्तव में उसके आंतरिक पारमाणविक व्यवस्था के को भी इंगित करती है, तब जाकर के उसे हम क्रिस्टल का नाम देंगे। फेस क्या होती है, फलक क्या होती है, वह द्विविमीय सतह है जिनके के द्वारा एक क्रिस्टल बंधा हुआ रहता है। जैसे एक घनीय यूनिट सेल के अंदर 6 फेसेस होती हैं, एक पीछे की तरफ 2 3, ये इधर की तरफ ऊपर और नीचे 6 फेसेस। इसी प्रकार से एजेस, द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन फॉर्म्ड बाय एनी टू एडजेसेंट फेसेस, जैसे ये एक फेस ही है, एक फेस ही है, दोनों के मिलने पर ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, लाइन है, इज कॉल्ड एज। किसी घन के अंदर 12 ऐसे किनारे हो सकते हैं, यहाँ हमें दिख रहे हैं अब टॉप में 4, 1 2 3 4, इसी प्रकार से 5 6 7 8 और नीचे भी 9 10 11 12, तो 12 एजेज होती हैं। सॉलिड एंगल या वर्टेक्स, ये वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहाँ पर, जैसे ये पॉइंट है तो 1 2 और 3, यानी कि 3 आपस में पास की जो फलकें हैं वो जिस पॉइंट पर मिलती हैं वो कहलाता है सॉलिड एंगल या वर्टेक्स। किसी घन के अंदर ऐसे 8 सॉलिड एंगल या वर्टेक्स होते हैं। इन सबको आगे हम इस चित्र में और साफ साफ देख सकते हैं। ये फलक है तो ये एज है तो ये वर्टेक्स है। वर्टिसेस 8 होती हैं, एजेस 12 होती हैं और ये 6 होती हैं। वर्टिसेस निकालने का ये फार्मूला है, ए बराबर ई प्लस टू माइनस एफ, ई यानी कि एजेस 12 प्लस 2 14 माइनस 6 फलक बराबर 8, यानी कि किसी घनीय कोशिका के लिए जो सॉलिड एंगल है वो 8 हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। इंटरफेशियल एंगल, अंतराफलक कोण। अंतराफलक कोण को समझना थोड़ा सा यहाँ पर यदि परिभाषा के रूप में देखा जाए तो मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश यहाँ पर मैं आपको समझाने की करता हूँ। अंतराफलक कोण क्या है वास्तव में, कि यदि हम दो पास की फलकों पर क्रिस्टल के अंदर उनसे लंब डालें और जहां पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, वो पॉइंट पर जो एंगल है वो अंतराफलक कोण कहलाता है। अर्थात द एंगल फॉर्म्ड एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइन्स drawn perpendicular inside the crystal from two adjacent faces, यानी कि दो निकटवर्ती फलकों। This angle can be measured by instrument called goniometer। तो ये अंतराफलक कोण है और ये गोनियोमीटर की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस क्या होता है? क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ये पिछले यूनिट सेल के अंदर भी मैं आपको बता चुका हूं कि ओरिजिन से अगला अवयव तीनों दिशाओं में कहां पर स्थित है, वो जो दूरियां होती है उन दूरियों को हम ए बी सी पैरामीटर के द्वारा ज्ञात करते हैं और उनसे संबंधित कोणों अल्फा बीटा कोणों को हम उनके सामने वाले कोणों के द्वारा हम ज्ञात करते हैं। तो ये जो 6 पैरामीटर है, ये 6 पैरामीटर हमारे किसी भी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस का आधार बनते हैं और इन्हीं के द्वारा हम क्रिस्टलीय संरचनाओं को 7 क्रिस्टल समुदायों के अंदर विभक्त किया हुआ है। 7 क्रिस्टल सिस्टम: क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। इनका जो विभाजन का आधार बना है वो ये तीनों विमाएं और तीनों कोण बनाए हैं। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। यहाँ पर आप देखिएगा कि इसी चित्र में मैंने यहाँ पर जो 14 ब्रेविसेस लेटिसेस होते हैं उन 14 ब्रेविसेस लेटिसेस को भी दिखा रखा है कि किसी क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर 3 ब्रेविसेस जालक होते हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। टेट्रागोनल में 2 होते हैं, प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर्ड। तो ऑर्थोरोम्बिक के अंदर चारों होते हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड सी सेंटर्ड। हेक्सागोनल में सिर्फ एक प्रिमिटिव टाइप, ट्राइगोनल में सिर्फ एक प्रिमिटिव टाइप
ट्राइक्लिनिक में केवल एक प्रिमिटिव टाइप, और मोनोक्लिनिक के अंदर दो होते हैं, प्रिमिटिव एंड सी सेंटर्ड। इनका हम एक एक करके हम आगे विवेचना इनकी यहाँ पर करते हैं। क्यूबिक क्रिस्टल, तीनों भुजाएं बराबर एबीसी, तीनों कोण बराबर 90 डिग्री। इसमें जो पाए जाने वाले ब्रेविसेस जालक होते हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इनके ये एग्जांपल्स हैं। टेट्रागोनल, ए और बी भुजाएं बराबर, ए और बी भुजाएं बराबर, लेकिन सी भुजा बराबर नहीं होती, लेकिन तीनों कोण बराबर। सिंपल टेट्रागोनल होता है और बॉडी सेंटर्ड होता है, यानी कि दो ब्रेविसेस जालक हैं। ऑर्थोरोम्बिक, तीनों भुजाएं अलग अलग, ए बी सी, लेकिन तीनों कोण समान। चार प्रकार के ब्रेविसेस जालक, सिंपल ऑर्थोरोम्बिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। हेक्सागोनल, सिर्फ एक ही प्रकार का ब्रेविसेस जालक, सिंपल हेक्सागोनल, ए बी बराबर है लेकिन सी अलग है। इसी तरह से अल्फा बीटा 90 डिग्री है तो गामा 120 डिग्री है। ट्राइगोनल, जिसे रोम्बोहेड्रल भी कह सकते हैं, इसमें भी सिर्फ एक ही ब्रेविसेस जालक मिलता है, तीनों भुजाएं बराबर है, लेकिन तीनों एंगल बराबर तो हैं पर वो 90 डिग्री के नहीं हैं। मोनोक्लिनिक, तीनों अलग अलग भुजाएं हैं, A is not equal to B is not equal to C, but what is important is that alpha is equal to gamma which is equal to 90 degree but not equal to beta। यहाँ दो प्रकार के ब्रेविसेस जालक मिलते हैं, सिंपल मोनोक्लिनिक और एंड सेंटर्ड यानी कि बेस सेंटर्ड मोनोक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक वो है जो सर्वाधिक अव्यवस्थित व्यवस्था है, जिसमें कि तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, तीनों एंगल बराबर नहीं है, और ये भी केवल एक ही प्रकार के ब्रेविसेस जालक के रूप में पाई जाती है। इन सातों क्रिस्टल समुदायों में ब्रेविसेस जालकों का जो विभाजन है वो इस प्रकार से है। क्यूबिक में 3, टेट्रागोनल 2, ऑर्थोरोम्बिक 4, हेक्सागोनल में 1, ट्राइगोनल में 1, मोनोक्लिनिक में 2 और ट्राइक्लिनिक में 1। इस प्रकार से कुल मिलाकर के ये 14 ब्रेविसेस जालक पाए जाते हैं। इन सातों क्रिस्टल समुदायों की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो मिनिमम सिमिट्री, रिक्वायर्ड सिमिट्री जो है, जो आवश्यक है, जिसकी की वजह से इनमें ये ज्यामितीय व्यवस्था पाई जाती है, वो इस प्रकार से। क्यूबिक के अंदर 4 फोल्ड एक्सिस यानी कि C4 एक्सिस होगा। इन समिति के बारे में हम आगे और आपको जानकारी देंगे। टेट्रागोनल कम से कम एक C4 एक्सिस होगा, ऑर्थोरोम्बिक में 3 C2 एक्सिस हैं, हेक्सागोनल में एक C6 एक्सिस हैं, रोम्बोहेड्रल में एक C3 एक्सिस हैं, मोनोक्लिनिक में एक C2 एक्सिस है, और ट्राइक्लिनिक में किसी भी प्रकार की कोई सममिति अक्ष मौजूद नहीं है। सातों क्रिस्टल समुदायों के यहाँ पर कुछ अतिरिक्त और उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं जो कि मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। जैसे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम सोडियम क्लोराइड में है तो पोटेशियम क्लोराइड में है, सीजियम क्लोराइड में है। ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर पोटेशियम नाइट्राइट में है, पोटेशियम सल्फेट में है। टाइटेनियम ऑक्साइड में टेट्रागोनल है, तो मोनोक्लिनिक सल्फर हम जानते ही हैं। कॉपर सल्फेट का पेंटाहाइड्रेट ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कैडमियम, जिंक, जिंक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड। इसी प्रकार से ट्राइगोनल स्ट्रक्चर ग्रेफाइट के अंदर मिलती है। डियर फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर आपको ब्रेविसेस जालक के संदर्भ में एक शॉर्ट वीडियो है वो यहाँ पर दिखाना जा रहा हूँ, तो उससे हम आसानी से ब्रेविसेस जालक को और समझ सकते हैं। ये देखिए, ये सिर्फ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है जहाँ पर जो इकाई कोशिका उसके सिर्फ कॉर्नर पर अवयव मौजूद हैं। ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है जहाँ पर इकाई कोशिका के कॉर्नर पर स्थित होने के साथ साथ एक कण बिल्कुल केंद्र में मौजूद है, इसे बॉडी सेंटर्ड कहते हैं। घनी संरचना में 3 हमने ब्रेविसेस जालक देखे थे। ये फेस सेंटर्ड है, यानी कि कॉर्नर के साथ साथ सभी फलकों के मध्य में स्थित है। तो ये क्यूबिक क्रिस्टल के 3 ब्रेविसेस जालक हैं। ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ब्रेविसेस जालक मिलता है जो कि इनकी केवल
कॉर्नर्स पर ही व्यवस्थित होती है इकाइयाँ। ये मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर, मोनोक्लिनिक में दो ब्रेविसी जालक मिलते हैं, ये सिंपल जिसमें सिर्फ कॉर्नर पर मौजूद है, और ये बेस सेंटर्ड जहाँ पर ऊपर की फलक और नीचे की फलक के मध्य में एक इकाई, एक कण मिलेगा। ऑर्थोरोम्बिक में चार प्रकार के ब्रेविसी जालक मिलते हैं। ये सिंपल ऑर्थोरोम्बिक जहाँ केवल कॉर्नर पर, ये बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक जहाँ पर मध्य में एक मौजूद है, ये आपका बेस सेंटर्ड यानी कि ऊपर और नीचे की फलक पर मौजूद है, और ये आपका फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक यानी कि हर फलक के मध्य में और स्थित है। रोम्बोहेड्रल में केवल एक ही प्रकार का ब्रेविस जालक मिलता है, प्रिमिटिव टाइप का यानी कि सिंपल टाइप का। टेट्रागोनल में हमें दो अवयव मिलेंगे, एक तो टेट्रागोनल सिंपल यानी कि प्रिमिटिव, और एक बॉडी सेंटर्ड। ट्राइक्लिनिक के अंदर किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए केवल एक ही प्रकार का ब्रेविसियस जालक यहाँ पर प्राप्त होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इस चैप्टर को यहीं पर हम रोकते हैं। आगे के लेक्चर के अंदर हम इसके जो बचे हुए पोर्शन है उसको हम कवर करेंगे, जहाँ पर हम नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल की बात करेंगे, हम क्रिस्टल सिमेट्री की बात करेंगे, और हम क्रिस्टलोग्राफी के विभिन्न नियमों की हम आगे बात करेंगे। थैंक यू।